हेलो दोस्तों, मैं विनय अपने इस यूट्यूब चैनल सीएमसी मिश्रा फैमिली पर आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं। हाँ तो दोस्त, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और हम चाहते हैं ना, यह सिलसिला आगे भी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आप हमारे देश के फ्यूचर हो। आपका ठीक होना ही हमारे देश को ठीक करता है। तो आइए दोस्त, आपके सिलसिला को आगे बनाए रखने के लिए हम उस कड़ी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ना, जिसे हम कल के लेक्चर में छोड़े थे। हाँ, आपसे हमारी पुरानी रिक्वेस्ट फिर से होगी कि यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हो ना, तो सबसे पहले आप हमारे इन लेक्चर को देख लो, ताकि इनसे और आज के लेक्चर से आपको रिलेट कर पाओगे और आपको समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। मित्र, आज मेनली रूप से जिस टॉपिक पर हम बातचीत करने चल रहे हैं ना, इसे हम इस बोर्ड स्क्रीन पर मेंशन किए हुए हैं। ऐसे कहें तो 1830 की क्रांति के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। मित्र, आज हम बातचीत करने वाले हैं ना कि 1830 की क्रांति के लिए फ्रांस में कौन सी पृष्ठभूमि तैयार हुई, या ऐसे हम कहें ना तो हम बात करने वाले हैं ना कि 1830 की क्रांति का इफेक्ट जो है ना, प्रभाव जो है ना, वह पूरे यूरोप पर कैसा पड़ता है। और मित्र, आप जानते हैं कि मेटरनिक का यह मानना है कि जैसे ही फ्रांस छींकता है ना यूरोप में, पूरे यूरोप को जुकाम होने लगता है। तो यह भी हम देखेंगे कि मेटरनिक का सोचना समझना जो था वह वास्तव में ठीक था कि नहीं था। हाँ, इस टॉपिक को हम पुराने टॉपिक के साथ लिंक करना चाहेंगे, ताकि आपको समझने में और अच्छा लग सके या मजा आ सके। मित्र, मैं अपने पुराने लेक्चर के दौरान यही बताया था कि नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद जो विजयी शक्तियां थी, ऐसे विजयी शक्तियां का नाम मैं रखना चाहूँ मित्र, तो ब्रिटेन, रूस, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा। ये सारी शक्तियां एक बैठक बुलाती है। कहाँ? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, जिसको ट्रीटी ऑफ वियना 1815 या 1815 का वियना समझौता सम्मेलन के नाम से जानते हैं, जिसका उद्देश्य यह होता है कि पूरे यूरोप में पुरातन व्यवस्था को फिर से एस्टेब्लिश करना, या ऐसे कहें तो राजा महाराजा का पावर वैसे ही बरकरार रखना जैसे फ्रांस की क्रांति के पहले थी, या नेपोलियन बोनापार्ट के एंट्री के पहले थी, या चर्च के पावर को फिर से बढ़ाना। मित्र, आप यह भी जानते हैं कि फ्रांस की स्थिति को फिर से पुनः वहीं बनाने रखने के लिए, या ऐसे कहें तो फ्रांस में वह पुनर्स्थापित जो पुरानी नीति थी उसको फिर से बरकरार रखने के लिए, या फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को फिर से एस्टेब्लिश करने के लिए, लागू करने के लिए, या बिना समझौता सम्मेलन में ही फ्रांस की गद्दी को बुर्बो वंश के सम्राट लुई 18 को दे दिया जाता है। लेकिन लुई 18 जो होता है मित्र, वह समझदार व्यक्ति होता है, और ऐसे कहें तो घोर प्रतिक्रियावादियों और उदारवादियों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। अच्छा, यह उदारवादी आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या? अरे, उदारवादी का मतलब यह समझिए कि वो नेपोलियन बोनापार्ट के पक्षधर हैं, या फ्रांस क्रांति के पक्षधर हैं, जो चाहते हैं कि फ्रांस में बदलाव आना चाहिए, यूरोप में बदलाव आना चाहिए, एक राष्ट्र दूसरे के अंडर में काम नहीं करना चाहिए। इसे उदारवादी कहते हैं। अप्रतिक्रियावादी का मतलब जो मेटरनिक टाइप के लोग होते हैं, या मेटरनिक के समर्थक होते हैं, जो चाहते हैं कि बदलाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो लुई 18 जो होता है मित्र, बहुत समझदार व्यक्ति होता है। वह घोर प्रतिक्रियावादियों और उदारवादियों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है, और इसी का परिणाम 2 जून 1814, ऐसे कहें तो 2 जून 1814 को एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी करवाता है, और जिसमें जनता की तकलीफ, जनता की बात, जनता की चाहत को सुनने का काम और उनके प्रति उदारवादिता दिखाने का काम करता है। और जिसका परिणाम मित्र यह होता है कि फ्रांस में लंबा समय तक, ऐसे कहें तो 1848 तक लगभग वैसा ही राजतंत्र चले आ रहा होता है, जैसा कि वियना समझौता सम्मेलन के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। मित्र, मैं या तो पुराने लेक्चर में मैं समझाया था, लेकिन जैसे जैसे मित्र आगे समय बढ़ता है, यह बुर्बो वंश के गद्दी पर, ऐसे कहें तो फ्रांस की गद्दी पर एक शासक आता है जिसका नाम रहता है चार्ल्स 10। वह चाहता है ना, ऐसे कहें तो यह घोर प्रतिक्रियावादी होता है, यानी यह चाहता है कि नहीं, यह लुई ने 18 जो संवैधानिक घोषणा पत्र जारी करवाए हैं ना, यह उनकी उस समय की मजबूरी थी, क्योंकि उस वक्त फ्रांस में क्रांतिकारी गतिविधियां चरमोत्कर्ष पर थी।
लेकिन अब धीरे धीरे क्रांतिकारी जो हैं वह समाप्त हो रहे हैं। तो क्यों ना हम पुरातन व्यवस्था को लागू फिर से करें, और इसी उद्देश्य के साथ वह घोषणा पत्र में, ऐसे कहें तो जो लुई 18 के द्वारा संवैधानिक घोषणा पत्र होता है उसमें कुछ चेंजिंग करने की कोशिश करता है। चेंजिंग करने की मित्र मैं बात करूं तो वो चेंजिंग क्या करता है आप समझने की कोशिश करेंगे। मित्र वो घोषणा पत्र में यह होता है कि जनता के लिए उचित अनुचित का निर्णय जो है ना जनता के चुने गए प्रतिनिधि करेंगे, और इसको मित्र या चार्ल्स टेन जो है ना समाप्त कर देता है। ऐसे कहें ना तो उस घोषणा पत्र में यह होता है कि जनता की बात जो है ना वह प्रेस को स्वतंत्रता दी जाएगी कि जनता की बात वह रख सकें, प्रेस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इसे चार्ल्स टेन क्या करता है मित्र, समाप्त कर देता है। उसके बाद यह होता है, घोषणा पत्र में यह बात रहता है कि फ्रेंच के बच्चों के लिए, ऐसे कहें तो फ्रेंच को राष्ट्रभाषा के तौर पर माना जाएगा। फ्रांस में जो लोग रह रहे हैं उनकी एक भाषा होगी, जिसको फिर से यह क्या करता है चार्ल्स टेन, फिर से उसे अलग अलग नहीं कि ऐसी जरूरी कोई बातें नहीं है, इस तरह के काम चार्ल्स टेन करता है। आगे की मित्र मैं बातें करूं ना तो संवैधानिक घोषणा पत्र के द्वारा, या ऐसे कहें तो लुई 18वां के द्वारा फ्रेंच के लोगों के लिए, ऐसे कहें तो फ्रांस के लोगों के लिए यह बातें होती है कि वह समय समय पर आकर राजा के जो प्रतिनिधि मंडल है उसमें बैठ करके अपनी बातें रखेंगे। इसे भी यह समाप्त कर देता है। ऐसे कहें तो प्रतिमंडल की जो कार्रवाई होती है ना उसे समाप्त करने की कोशिश करता है। या ऐसे कहें तो पहले यह बात होती है कि फ्रेंच के बच्चों के लिए, फ्रांस के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल अलग होगी, जिसमें राष्ट्र के प्रति समझाया जाएगा, राष्ट्र क्या है इसके बारे में बताया जाएगा। इसको बंद कर देने का काम चार्ल्स टेन करता है और शिक्षा देने के काम चर्चों को दे देता है, जो कि फ्रांस की क्रांति के पहले थे। अब आप ही बताओ मित्र, क्या फ्रांस की जनता यह सारी चीजें सहन कर पाएगी? क्या उसे यह बात नहीं लगेगा कि यह क्रांतिकारियों को दबाने का समुचित उपाय चार्ल्स टेन के द्वारा किया जा रहा है? लगेगा ना? ठीक मित्र, वहां की जनता ऐसे ही समझती है कि हमें दबाने का, कुचलने की सारी योजनाएं चार्ल्स टेन के द्वारा बनाई जा रही है। और 28 जून 1830 को मित्र वहां पर क्रांति हो जाती है। ऐसे कहें तो पूरा फ्रांस जो है गृह युद्ध में आ जाता है। गृह युद्ध नहीं समझ रहे हैं क्या? यानी युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाना ही गृह युद्ध होता है। और यह गृह युद्ध इतना आगे बढ़ जाता है ना कि लास्ट में बुर्बो वंश के सम्राट को अपने गद्दी को छोड़ना होता है। लेकिन मित्र मैं बात कहूं कि यह क्रांति आगे बढ़ रही थी, इसको कुचलने के लिए और इसको दबाने के लिए चार्ल्स टेन जो है ना एक पोलिगनेक नाम के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है, जो और डेंजर व्यक्ति होता है। ऐसे कहें तो यह और घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति होता है, जो चाहता है कि नहीं, फ्रांस में वो सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो कि फ्रांस के क्रांति के पहले थी। और ऐसा करता भी है मित्र। और आपकी जानकारी के लिए मित्र मैं बताऊं, 25 जुलाई यहाँ पर मैं मेंशन भी किया हूं, 25 जुलाई 1830 क्रांति को दबाने के लिए यह जो है पोलिगनेक और चार्ल्स टेन मिल करके जो है अध्यादेश जारी कर देते हैं। 4 अध्यादेश जारी करते हैं, जिसमें प्रतिनिधि सभा को भंग कर देने की बात होती है, प्रेस की स्वतंत्रता छीन लेने की बात होती है, मताधिकार सीमित कर दिया जाता है, सभा की कार्यविधि घटा दी जाती है। इस तरह की मित्र बातें होती है। और यहाँ की जनता जो है इसको क्रांति के विरुद्ध समझ बैठती है, और जनता को यह बात लगने लगता है कि यह लुई 14वां का जो शासनकाल था ठीक वैसा ही शासनकाल जो है यह चार्ल्स टेन और पोलिगनेक का है। इसलिए यदि अपने आप को डेवलप करना है या अपने आप को अच्छा बनाना है तो इनको उखाड़ फेंकना ही चाहिए। और ऐसा मित्र होता भी है। इस क्रांति इतनी आगे बढ़ती है कि इनको अपना गद्दी छोड़ करके जाना पड़ता है, किनको चार्ल्स टेन को अपनी गद्दी छोड़कर जाना पड़ता है। और ऐसे कहें तो बुर्बो वंश यहाँ समाप्त हो जाता है और एक नया वंश, जैसे कि बोर्ड पर मित्र मैं मेंशन किया हूँ, आर्लियंस वंश को गद्दी सौंपी जाती है। और कहें तो इसका मुख्य लीडर जो होता है, मुख्य नेता जो होता है
वह उदारवादियों, पत्रकारों और पेरिस की जनता की मदद से लुई फिलिप गद्दी पर बैठता है, जो जनता की बात को ऐसे कहें तो संवैधानिक गणतंत्र को ऊपर उठाने की कोशिश करता है मित्र। लेकिन आगे जो है ना, यह लुई फिलिप भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाता है, क्योंकि वहाँ की जनता जो है ना, लुई फिलिप को भी एक राजतंत्र के रूप में ही देखने लगती है। ऐसे कहें तो राजतंत्र के रूप में ही इसको समझ बैठती है, और लुई फिलिप का भी विरोध होने लगता है। और फिर एक नई क्रांति आती है मित्र, 1830 के क्रांति के बाद 1848 की क्रांति, और इसमें फिर राजतंत्र को उखाड़ फेंक कर गणतंत्र स्थापित होने की बात होती है। तो मित्र, यह 1830 की क्रांति यही रही। यदि मैं इसे संक्षिप्त में बताना चाहूं तो मैं यही बताऊंगा कि जब फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन होता है, ऐसे कहें तो फ्रांस में जब बुर्बो वंश को स्थापित किया जाता है ताकि वह पुरातन व्यवस्था को बरकरार रखें, लेकिन इसमें जो है स्टार्टिंग के जो शासक जैसे लुई 18वां की बात करें, यह सामंजस्य की स्थिति बैठाते हुए फ्रांस को आगे लेकर के चल रहे होते हैं। लेकिन एक शासक आता है जिसका नाम होता है चार्ल्स टेन। वह क्रांतिकारियों को दबाने के लिए वो जो घोषणा पत्र, संवैधानिक घोषणा पत्र जो लुई 18 के द्वारा दिया गया रहता है, उसमें यह चेंज करने की कोशिश करते हैं, और मुख्य रूप से 4 प्रकार का अध्यादेश जारी करते हैं, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता को छीनी जाती है, प्रतिनिधि मंडल को समाप्त किया जाता है, वह जो सभा आ रही होती है उसके कार्यवाही को कम करने की कोशिश की जाती है, और ऐसे कहें तो मताधिकार को सीमित कर दिया जाता है, जैसे कि फ्रांस की क्रांति के पहले हुआ करती थी या नेपोलियन के एंट्री के पहले हुआ करती थी। उसको यह एस्टेब्लिश चार्ल्स टेन और पोलिग्निक मिल करके जब करते हैं तो वहाँ की जनता जो है फिर क्रांति करने के लिए तैयार हो जाती है और बुर्बो वंश को समाप्त कर देती है, और वहाँ एक नया वंश आता है, आर्लियंस वंश, और इसका लीडर जो होता है वह लुई फिलिप होता है। तो मित्र, मैं आपको समझा पाया कि 1830 की क्रांति क्या थी। हाँ, 1830 की क्रांति का परिणाम जो है ना, सिर्फ फ्रांस पर ही नहीं पड़ता है मित्र, इसका ज़्यादा परिणाम जो है ना इटली, जर्मनी, पोलैंड, बोहेमिया, इस सब पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, जो कि मित्र हम आगे के लेक्चर में, ऐसे कहें तो इनके परिणाम के बारे में हम आगे के लेक्चर में बातचीत करेंगे। मित्र, आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए एक बार पुनः सत सत नमन। ओके, बाय, थैंक्स।